नमस्कार, न्यूज 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। किसी समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत क्या बांग्लादेश से भी पीछे हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की भविष्यवाणी है कि इस साल भारत की अर्थव्यवस्था में 10.3% की बहुत बड़ी गिरावट होने जा रही है। अगर प्रति व्यक्ति GDP की बात करें तो IMF के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष में यह गिरकर $1,877 रह जाएगी, जबकि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति GDP $1,888 हो जाएगी, जो भारत से अधिक रहेगी। वैसे IMF ने यह भी कहा है कि भारत अगले वित्तीय वर्ष में शानदार वापसी करेगा। उसकी विकास दर 8.8% रहेगी। इस तरह वो चीन को पछाड़कर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का ताज एक बार फिर पहन लेगा। उधर सरकारी सूत्रों ने इस खबर पर सफाई दी है। उनके मुताबिक क्रय शक्ति अनुपात की अगर हम बात करें तो 2019 में भारत की प्रति व्यक्ति GDP बांग्लादेश से 11 गुना ज्यादा थी। अगले साल भारत की GDP 8.8%, तो बांग्लादेश की इसकी आधी यानी 4.4% ही रहने का अनुमान है। UPA सरकार पर हमला बोला है सरकारी सूत्रों ने। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार के पिछले 5 साल में भारत की प्रति व्यक्ति GDP में 30.07% की वृद्धि हुई है, जबकि UPA के 5 साल में यह केवल 19.8% ही थी। लेकिन राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट करके इस खबर को लेकर सरकार से सवाल पूछा है। उन्होंने ग्राफिक्स दिखाया है। इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश और नेपाल की GDP को दिखाया है। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी के 6 साल के नफरत भरे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बड़ी उपलब्धि, भारत से आगे निकलने के रास्ते पर बांग्लादेश। और इस बारे में सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से पूछा गया, जो कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मीडिया को दे रहे थे। Issue of Bangladesh, where the rate of GDP has increased and India has decreased, as well as Diwali is coming. The Supreme Court has asked the government now in terms of stimulus for those moratorium for those who have taken loan on loan, interest on interest, that an order should come. What are your views on those issues, please? Actually, it's not covered today in the cabinet decision because there is no cabinet decision on it. But as we know, Indian economy has improved tremendously on all parameters. We are returning to pre-COVID period. हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार अर्थशास्त्री जुड़ रहे हैं। आकाश जिंदल अर्थशास्त्री भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अरुण कुमार जी, मैं आपके पास पहले आना चाहूंगा। ये जो IMF का प्रेडिक्शन आया है कि प्रति व्यक्ति GDP में बांग्लादेश भारत को पीछे छोड़ देगा, ये खबर हमें हैरान करती है, डराती है, या क्या करती है? देखिए, ऐसा है कि भारत की अर्थव्यवस्था तो पहले से ही थोड़ा मंदी में जा रही थी। प्री कोविड में अगर आप देखें तो 8 क्वार्टर से रेट ऑफ ग्रोथ गिरता चला जा रहा था। 8.2% से गिरते गिरते 3.1% आ गया था। और उसके पीछे वजह ये थी कि एक के बाद एक अर्थव्यवस्था को धक्का लगा, और धक्का इस तरह से लगा कि पहले नोटबंदी हो गई, फिर GST लागू हो गया, फिर आपने देखा कि NBFC का क्राइसिस आया, जिसने असंगठित क्षेत्र को बड़ा बुरी तरह से पछाड़ दिया। तो कुल मिला के असंगठित क्षेत्र जो है, जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट देखी गई है। और ये हमारे जो आंकड़े आते हैं GDP के, उसमें असंगठित क्षेत्र के आंकड़े आते ही नहीं हैं। हम ये मान लेते हैं कि असंगठित क्षेत्र उसी तरह से बढ़ रहा है जैसे कि संगठित क्षेत्र। अब आप आइए कि जब लॉकडाउन हुआ तो जो अर्थव्यवस्था एकदम धराशायी हो गई। लॉकडाउन में तो कोई बाहर नहीं निकल सकता था, तो इसलिए उत्पादन एकदम रुक गया, और इसीलिए अर्थव्यवस्था में 24% की गिरावट आई पहले क्वार्टर में। लेकिन ये जो 24% का भी जो आंकड़ा है वो सही नहीं है, क्योंकि जैसे NSO का डॉक्यूमेंट है वो खुद ही कहता है कि हमारे पास आंकड़े ही नहीं आए थे। जैसे कि आप देखें कि कृषि में वो कह रहे हैं कि बढ़त हुई रबी की वजह से, लेकिन जो दूध का उत्पादन है, जो अंडे का उत्पादन है, जो फूलों का उत्पादन है, सब्जी का है, उसमें तो जो टारगेट है उसी को मान लिया गया। जबकि हमें पता है कि ये सब बंद हो गया था, क्योंकि जब होटल नहीं काम करेंगे, रेस्टोरेंट नहीं काम करेंगे, तो ये दूध की खपत कम हो जाएगी, अंडों की और मीट की खपत कम हो जाती है। तो यहाँ पे बड़ी गिरावट हुई। तो मेरा मानना है कि जो हमारी गिरावट हुई पहले क्वार्टर में वो 40 या 50% के आसपास हुई, और जो सेकेंड क्वार्टर है उसमें भी गिरावट होगी। तो जो IMF के आंकड़े हैं वो एक्चुअली सरकारी आंकड़ों को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो कोई नए अपने ढंग पे आंकड़े नहीं है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि मैं आपको रोकूंगा क्योंकि आकाश जिंदल के पास हम चलना चाहेंगे। आकाश जी, मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा कि अगर लॉकडाउन भारत में था तो बांग्लादेश की भी स्थिति कोई उतनी अच्छी नहीं थी, वहां पर भी इस तरह की बातें की गई थी, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि IMF ये कह रहा है कि प्रति व्यक्ति GDP में बांग्लादेश इस साल आपको भारत को पीछे छोड़ देगा? तो क्या ये चिंता की बात नहीं हमारे लिए कि बांग्लादेश जैसा देश
जो है वो प्रति व्यक्ति जीडीपी में भारत को पीछे छोड़ने की बात उसको लेकर हो रही है। मेरी बातें आपको आपकी रिपोर्ट के हिसाब से थोड़ा हैरान जरूर करेंगे। मेरे हिसाब से बड़ी चिंता की बात नहीं, बिकॉज लॉकडाउन के अगर आप डेज का देखें, किस डे को लॉकडाउन शुरू हुआ, किस डेट को इंप्लीमेंट हुआ, किस डे तक था, उसमें भारत और बांग्लादेश के अंदर बहुत वेरिएशन है। अभी तक जो हमारे पास जीडीपी का डेटा आया है वो महज 1 अप्रैल टू 30 जून का है, जो रिकॉर्डेड डेटा है। बाकी तो सारे के सारे एक्सपेक्टेशन है, एंटीसिपेशन है। वो ऐसा समय था जब आपको भी पता है कि मेजरली इंडिया लॉकडाउन के अंदर था। तो जाहिर सी बात है जब इतना बड़ा कंट्री लॉकडाउन के अंदर होगा तो उस समय तो जीडीपी जो है नेगेटिव में जाने की उम्मीद थी ही थी। लेकिन साथ ही साथ उसके बाद का अगर देखा जाए तो आपको बता दूं, जो आगे का डेटा है 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर, उससे बेटर होने की उम्मीद है। बिकॉज जो उसका जो बेस डेटा है, चाहे जीएसटी चाहे कार सेल्स हो, उसके अंदर पहले मुकाबले एक रीजनेबल जंप आया है। ये बात जरूर है, लेकिन आकाश जी अगर हम बांग्लादेश की तुलना करें, क्योंकि खबर बांग्लादेश को लेकर के आई है, तो क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि बांग्लादेश का निर्यात जो है वो आज की तारीख में भारत से बेहतर माना जा रहा है? वहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो ज्यादा उसको इंसेंटिव दिया जा रहा है। ऐसा भी हो रहा है कि कई भारत के लोग जो है वहां जाकर के उद्योगपति अपना उद्योग वहां लगाना चाहते हैं। जी, बांग्लादेश ने मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के अंदर तरक्की की है, इसके बारे में कोई शक नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी से ज्यादा अच्छी हो गई है। अब आईटी और बीपीओ देखिए, जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं, जितना बड़ा नाम हमने कमाया हुआ है, चाहे यूएस हो यूरोप हो, उसमें तो बांग्लादेश कहीं भी नहीं है। वो एक छोटा कंट्री था, तो एक मैन्युफैक्चरिंग की जो है एक्सपोर्ट्स की वेव आई, तो उसकी वजह से उनकी जीडीपी बेटर हो गई। बट हमारी इकोनॉमी डाइवर्स इकोनॉमी है। आईटी और बीपीओ में बांग्लादेश हमारे मुकाबले कहाँ है? और चीजों में देखा जाए, मैन्युफैक्चरिंग में अब हम ग्रो करने की जो है कोशिश कर रहे हैं। जी, आपकी आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही, हम कोशिश करेंगे इसको ठीक करने की। प्रोफेसर अरुण कुमार, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने जो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचने की बात कही थी, आप ये भी कह रहे हैं कि जो आईएमएफ का प्रेडिक्शन है वो सरकारी आंकड़ों के आसपास ही रहता है, लेकिन आंकड़ों में थोड़ा अंतर तो दिख रहा है। आरबीआई की हम बात करें तो 9.5 की बात कह रहा था कि इतना नुकसान हमारी अर्थव्यवस्था को हो सकता है, लेकिन आईएमएफ उससे भी आगे जाकर 10.7% की बात कर रहा है। तो ये एक बड़ा नुकसान है जो इस वित्तीय वर्ष में हमको होने की बात कही जा रही है। लेकिन एक सुनहरी तस्वीर भी आगे दिखा रहा है आईएमएफ। वो कह रहा है कि जो अगला साल है वो अच्छा रहेगा। 8.8% की वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली जो अर्थव्यवस्था का ताज है वो एक बार फिर से अगले वित्त वर्ष में पहन सकता है। देखिए, ऐसा है कि जैसे मैंने कहा कि अगर Q1 में 40% की गिरावट हुई है और Q2 में भी समझिए 20% की गिरावट है, तो अगर जो 10.9% की गिरावट जो साल की होगी, तो अगले जो तिमाही हैं उसमें 10% की बढ़त होनी पड़ेगी, जो संभव नहीं है। अभी बहुत बड़े बड़े सेक्टर हैं जो खुल नहीं पाए हैं, जैसे कि होटल इंडस्ट्री है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, एयरलाइंस है, एयरपोर्ट है, फिर आपका रेस्टोरेंट है, टूरिज्म है, बाकी बहुत बड़े बड़े सर्विसेज हैं, आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, रेलवेज में जहां 14,000 पैसेंजर ट्रेन चलती थी 1,000 भी पैसेंजर ट्रेन नहीं चल रही हैं। तो कुल मिला के अभी अर्थव्यवस्था को पटरियां में आने में 2 साल लगेगा। तो जो कह रहे हैं कि अगले साल बेटर होगा, क्योंकि Q1 में इस साल गिर गया था, तो उसके मुताबिक, लेकिन 2019 के कंपैरिजन में तो फिर भी गिरावट रहेगी। तो 2019 तक पहुंचने में तो 2-3 साल लग जाएंगे अभी, क्योंकि अभी जो न्यू नॉर्मल आएगा उसमें अभी आप देखिए ई कॉमर्स है वो जो रिटेल ट्रेडर्स को डिस्प्लेस कर रहा है। तो जल्दी से मैं आकाश जी के पास चला जाता हूं, मेरे पास समय बिल्कुल कम है। आकाश जी संक्षेप में। अच्छा, आकाश जी से हमारा संपर्क टूट गया है। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए प्लीज। जी आकाश जी। जी, मेरा ये मानना है कि हमारा जो है इस फाइनेंशियल ईयर का Q2 Q1 से बेटर होगा, और Q3 वो होगा जो फेस्टिवल सीजन वाला वक्त होगा, जो शादियों वाला वक्त होगा, उसमें हमारे पास जो है पहले के मुकाबले अच्छा डेटा आएगा। तो मेरे हिसाब से ठीक है, इकोनॉमी के अंदर वो ग्रोथ नहीं दिखेगी इस साल, बट जो बातें प्रोजेक्ट की जा रही है उसके मुकाबले इकोनॉमी बेटर परफॉर्म करेगी। बिकॉज हमारा जो परफॉर्मेंस का वक्त है अक्टूबर टू दिसंबर, ये बाइंग का वक्त है। दिवाली, नवरात्र सेल, दुर्गा पूजा, उसके बाद नॉर्थ इंडियन वेडिंग सीजन, इसके अंदर डिमांड जनरेट होगी। हम क्यों भूल जाते हैं कि द ग्रेट इंडियन डिमांड स्टोरी, उसकी हमेशा से जो है एक वैल्यू रही है, पोजीशन रही है, उसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी। जी आकाश जी माफ कीजिएगा, मैं आपको रोकूंगा, मेरे पास समय इतना ही है। प्रोफेसर अरुण कुमार, मैं जानता हूं कि आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन अभी किसी और दिन इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।